कई बार गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो जाती है। शायद शिल्पा इस बात की मिसाल है। जब शिल्पा अपनी माँ के पास आती है और धीरे से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की। शायद उस गलती की सजा माँ मैंने बरसों भुगती है। उस गलती का मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज ऐसा ना करती। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। शायद ये दो शब्द जिसने शिल्पा को कई सालों तक उसको ऐसी यातना मिली। कई साल तक प्रेतों ने उसके साथ वो हशर किया। कई साल तक वो तिल तिल के मरती रही, लेकिन इस छोटी सी बात से उसके शायद सारे जख्म भरे जाने वाले थे। उसकी जिंदगी सही होने वाली थी। लेकिन क्या ये बात वो पहले नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन कई बार कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसको तो भुगतना ही पड़ना था। शायद ये इसी कर्म का एक छोटा सा चक्कर था। लेकिन शिल्पा ने ऐसा किया क्या और उसके साथ हुआ क्या? जो उसने किया शायद उसने जाने अनजाने में किया, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत खौफनाक था। आज शिल्पा 25 बरस की है, लेकिन ये सिलसिला शुरू होता है आज से 10 साल पहले से। 10 साल से भी पहले, जब शिल्पा अपनी +2 क्लियर कर चुकी थी, कॉलेज जाने की तैयारी में थी। उसके कई सपने थे। पढ़ लिख कर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। कॉलेज का पहला दिन था। बड़ी खुश थी, कॉलेज जाएगी। छोटे शहर की रहने वाली बड़ी बड़ी इच्छाएं। लेकिन उसको क्या मालूम था कि शायद उसका ये कॉलेज का हो सकता है कि टेक्निकली आखिरी दिन ही हो। कॉलेज से शिल्पा वापस आती है। जब वो कॉलेज से वापस आई, उसके माँ बाप को इस बात की उम्मीद थी कि हमारी बच्ची जो है वो बहुत खुश आएगी कि भाई पहला दिन कॉलेज का। लेकिन वो बड़ी उदास सी, बड़ी कह सकते हैं कि मायूस होकर आती है। इसे पूछा जाता है कि कोई कुछ हुआ कॉलेज में, किसी ने कुछ कह दिया? कहते नहीं नहीं मम्मी, बस मुझे ना थकावट सी महसूस हो रही है, मैं सोना चाहती हूँ। कहते ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ समय बाद शिल्पा के रूम से रोने की आवाज आती है। शिल्पा की माँ भागी भागी जाती है। वो देखती है कि शिल्पा अपने माथे पर हाथ लगा के रो रही है। वो कहती क्या हुआ बेटा? जैसे ही वो उसका हाथ माथे से पीछे करती है तो उसका माथा सूजा हुआ था। तो पूछती है क्या हुआ? तो शिल्पा कहती है माँ मैं गिर गई। तो माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, गिर गई तो क्या, मैं तुझे मरहम वगैरह लगा दूं। मरहम वगैरह तो लगाई जाती है, लेकिन शिल्पा कहती है कि ये बात नहीं कि मैं गिरी हूँ उस वजह से रो रही हूँ। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि मैं गिरी कैसे। इसकी माँ कहती है मैं समझी नहीं बेटा, क्या बात कर रही है? शिल्पा कहती है कि माँ मैं अपने बेड पर सोकर उठी थी और बड़े आराम से बैठी हुई थी। अचानक से ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसकी माँ कहती है कि बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे तू जब घर आई थी तब भी तुझे लग रहा था कि तू थोड़ी सी उदास है, तो मुझे लगता है कि तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। शिल्पा को भी लगता है कि हाँ हो सकता है चक्कर आया हो, मुझे चक्कर आया हो, लगा हो कि किसी ने धक्का दिया पीछे से, तो ये जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि हाँ बीपी वगैरह तो डाउन है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये दवाई वगैरह लेकर घर आती हैं। उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रात का समय हो जाता है। रात के समय में इनकी माँ इनके पिताजी से बात करती हैं कि ऐसा ऐसा आज कुछ हुआ है। तो शिल्पा का मूड ठीक नहीं है। इनके पिताजी कहते चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। अगले दिन जो होता है वो शिल्पा का उठने का दिल नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं कि माँ मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर शिल्पा की माँ को तो काफ़ी हैरानी होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसको बहुत शौक था और दूसरे दिन उसका शौक मर गया। बड़ी अजीब बात है, लेकिन वो सोचते हैं कि ठीक है शिल्पा कल से ठीक नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है कि उसको बुखार वगैरह हो या मन ना मान रहा हो, तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब शिल्पा उसके बाद फिर सारे दिन सोती रहती है। शाम के समय में उठती है। अब वो ना छत पे जाती है और कुछ देर फ्रेश एयर वगैरह की, ठीक है मैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा मूड ठीक होगा। अब वो ना छत से उतर रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि शिल्पा के साथ पीछे से कुछ हुआ। वो छत की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर खड़ी है। उसकी माँ नीचे खड़ी है।
शिल्पा को कह रही है, अरे शिल्पा जरा जो कपड़े सूखने डाले हुए हैं वो भी लेती है। शिल्पा बड़े अजीब से तरीके से उनकी तरफ देखती है और ऐसे गिरती है जैसे बस कोई ऐसा नहीं कि खुद ब खुद छलांग मारी है या पीछे से किसी ने धक्का दिया है, खड़ी है बिल्कुल नीचे हो गई। इनकी माँ की तो जान हलक में आ जाती है कि बेटी एकदम से गिरी है। वो गिरते गिरते नीचे आती है, चोट लगती है, बेहोश हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, गनीमत है कि हड्डी वगैरह नहीं फ्रैक्चर हुई थी, कोई अंदरूनी चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि बस बेहोश इसलिए हुई है कि अचानक से जैसे गिरी है तो कई बार कोई वेन प्रेस हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज कुछ ऐसी फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ और कोई इंजरी नहीं हुई। ये तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इतनी ऊपर से कोई गिरे सीढ़ियों से, नेचुरली बात है इंजरी होना तय है। लेकिन उनकी माँ को परेशानी इस बात से नहीं थी कि बेटी ऊपर से गिर गई। लोग गिरते हैं, चोटें लगती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो गिरी और जिस तरीके से वो मुस्कुरा के गिरी, इसका मतलब ये है कि उसने खुद ब खुद छलांग लगाई। लेकिन खुद ब खुद छलांग लगाती, जैसे मैंने कहा कि एक इंसान छलांग लगाता है, वो अपना पैर एक पहले आगे बढ़ाता है, बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत परेशान थी। बात डॉक्टर को सारी बताई जाती है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मैंने ऐसे देखा। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, जब बेटी होश में आएगी हम थोड़े से टेस्ट वगैरह करेंगे, मतलब साइकोलॉजिकल भी हम देखेंगे कि कोई परेशानी तो नहीं। कई बार इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो मतलब उसको कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने से भी इतना उसको परहेज नहीं होता। शायद वैसा भी हो सकता है। कोई कॉलेज में बात हुई या कुछ हुआ, कहते नहीं कुछ हुआ। इनके पिताजी कॉलेज में भी जाते हैं और ऐसे बात करते हैं कि भाई एक दिन हमारी बेटी आई, उसके बाद कुछ ऐसा क्लास में पता कीजिए। जब क्लास में पता किया जाता तो बात होती है कि भाई वो तो पहले दिन ही हमसे इतनी घुल मिल गई थी, हम तो खुद चिंता में थे कि 2-3 दिन से वो आ नहीं रही, और फिर पता लगा कि ऐसे वो सीढ़ियों से गिर गई है। कॉलेज में तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे शिल्पा हमसे पता नहीं कितने सालों से हमको जानती है, कुछ उनके पुराने क्लासमेट्स भी थे। तो फिर आखिर में हुआ क्या? शिल्पा का अचानक ये बिहेवियर चेंज कैसे हो गया? अब वो कुछ ठीक होती है, उसके बाद उसको घर लेकर आया जाता है। जाहिरी तौर पर भैया भी कॉलेज जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन अब सिलसिला शुरू हो चुका था खुद को नुकसान पहुंचाने का। आए दिन शिल्पा अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहती थी। अभी उसकी एक चोट खत्म होती नहीं थी, मानो जैसे दूसरी चोट उसको लग जाती थी। पता नहीं क्या चल रहा था। उसके माता पिता इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे उसकी इन हरकतों की वजह से। वो उससे पूछते रहते हैं कि बेटी क्या हो रहा तुझे, आए दिन तू अपने आप को चोट क्यों लगा रही है? तो वो कहती है माँ मुझे पता ही नहीं है, मैं पागल थोड़ी हूँ मैं अपने आप को चोट लगाऊंगी, पता नहीं क्या होता है। लेकिन शायद एक दिन ऐसा होता है जब कुछ पहले दिन इनको क्लू मिलता है इस चीज का। शिल्पा सो रही थी, इनकी माँ चाय लेके आती है, शिल्पा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो शिल्पा को हाथ लगाती है वो तप रही थी, बिल्कुल जैसे किसी को बहुत तेज ज्वर हुआ। और जैसे उसको हाथ लगाती है अचानक से शिल्पा ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू करती है। उस दिन रविवार का दिन था, इनके पिताजी भी घर पर थे। इनके पिताजी भी दौड़े दौड़े आते और वो बंद आंखों से बस एक ही नाम पुकारे जा रही थी, माधवी 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 माधवी। दर्द हो रही है माँ, मेरे दर्द हो रही है। माधवी मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वो माधवी, मैं नहीं हूँ। वो अपने पेट को बार बार ऐसे पकड़ रही थी कि नहीं माधवी नहीं, मैं नहीं माँ। अचानक से उसको झंझोड़ा जाता है, वो आंखें खोलती हैं, आंखें उसकी बिल्कुल लाल थी और वो बहुत ज्यादा रोने लग पड़ी थी। पापा मेरे यहाँ पर बहुत दर्द हो रही है, मुझे चाकू यहाँ पर लगा है। पापा उसके इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि भाई ये क्या 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 चाकू लगा? सब कुछ ठीक है बेटा, देख कुछ नहीं है। पापा मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे प्लीज हॉस्पिटल लेके जाओ। अब इनके फादर को लगता है कोई इंटरनल इंजरी तो कुछ नहीं हुआ। अब इनके फादर आनंद फानंद में अपनी बेटी को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज भी नहीं थी। और जो ज्वर पहले लग रहा था, उसका शरीर तप रहा है, 103-4 से कम तो बुखार होगा नहीं, वो भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत हैरान होते हैं। अब सच में शायद ये बहुत ज़्यादा चिंता करने का टाइम था इनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जो आज इन्होंने अपनी बेटी शिल्पा का रूप देखा था। और सबसे बड़ी बात ये, दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा हैरानी वाली हुई, एक तो माधवी, ये कौन है, कौन है ये माधवी? और दूसरा, हाँ सुना है माधवी का नाम, माधवी माधवी माधवी, नाम नहीं याद आ रहा। शिल्पा ने शायद 1-2 बार नाम लिया था, बट खैर। दूसरी चीज जो थी, चाकू वाली चीज, जो उसको समझ नहीं लग रही थी उनके पेरेंट्स को कि भाई ये सब कुछ क्या हो गया। अब जब शिल्पा को होश आती है, उसको घर लेकर आया जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई उससे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव पूछताछ नहीं करनी, दिमाग पर उसके बोझ नहीं डालना, और
एक चीज़ बता दी गई थी कि भाई इसको कॉलेज मत भेजना, ऐसा ना हो कि कहीं कॉलेज में जाकर उसको कोई ऐसी समस्या हो जाए। यहाँ पर तो आपकी नज़रों के सामने है, लेकिन ऐसा ना हो कि कॉलेज में कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाए। अब बात मानना ज़रूरी था, और शिल्पा अभी उस हालत में नहीं थी, अपने इतने कॉन्शियस नहीं थी कि वो इस चीज़ को महसूस कर पाए कि उसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है। वो बस घर में सारे दिन बैठी रहती, जहाँ उसे मौका मिलता वो अपने आप को चोट पहुँचा लेती। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि माधवी की बात हुई, माधवी कौन है? अब शिल्पा थोड़ी-सी नॉर्मल हुई तो उसने, इनकी माँ ने पूछा कि बेटा ये तू रात को जब उस दिन हुई थी समस्या, तू बड़बड़ा रही थी, तो वो माधवी कौन है बेटा? तो शिल्पा, माधवी मैंने नाम लिया था माधवी का। कहते हैं हाँ माधवी का मैंने, आपने नाम लिया था बेटा, तुमने नाम लिया था माधवी का। मैं माधवी का नाम क्यों लूंगी? उसकी आंखों में आंसू थे। तो ये पूछते हैं कि बेटा माधवी मैंने सुना तो है, तूने जिक्र किया था। हाँ माँ, मैंने 1.5 साल पहले का आपको बताया था ना, वो हमारे मतलब दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी। अरे वो ही लड़की तो नहीं जिसका मर्डर हुआ था? हाँ माँ, वही तो थी। अरे तू उसका नाम क्यों ले रही है? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता माँ मैंने क्यों नाम लिया। और तू चिल्लाई जा रही थी मेरे मेरे मुझे चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। अब ये बात शिल्पा के लिए खुद हैरानी वाली हो चुकी थी कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मुद्दा थोड़ा सा हो चुका था सीरियस। अब ये बात करती हैं अपने पति से, इनकी मदर, कि ऐसा ऐसा एक लड़की है जिसका नाम ये ले रही थी माधवी, आपको पता ही है। मुझे अब पता लगा कि मेरे दिमाग में आ रहा था कि माधवी माधवी कौन है। ये माधवी इसके दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी, और आज से 1.5 साल पहले उस माधवी का खून कर दिया था किसी ने। तो कहते क्या सारी कहानी, क्या कहते ये तो हमें पता नहीं। तो उनके पति कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना उस बेचारी लड़की के घर जाते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं आखिर ये माधवी का नाम क्यों ले रही थी, कुछ तो पता होगा। ये कहते हैं ठीक है। अब एड्रेस वगैरह का पता लगता है। देन उसके बाद ये पहले स्कूल जाते हैं, क्योंकि सीधा घर जाना सही नहीं समझते। स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी पढ़ती थी। तो स्कूल में थे, क्योंकि जो शिल्पा थी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, आई थिंक उसकी 3rd रैंक आई थी स्कूल में। तो नेचुरली बात है भाई, प्रिंसिपल्स वगैरह को पता ही होता है, गुड बुक्स में होती हैं। तो ये ऐसे करते हैं कि हमारी बेटी कुछ परेशान है और ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो ये माधवी का क्या सीन है। तो कहते हैं कि माधवी तो शायद दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी। कहते हैं हाँ। कहते नहीं, लेकिन एक चीज़ है जिस पर इल्ज़ाम है, कह सकते हैं, माधवी को मारने का, वो इसी सेक्शन में पढ़ता था। कहते कहने का मतलब मैं समझा नहीं। जिस लड़के ने मारा था, रमित, वो इसके सेक्शन में पढ़ता था, शिल्पा के। अच्छा, तो स्कूल के लड़के ने मारा? कहते हाँ हाँ, आपको पता होगा। कहते नहीं, हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं था। अरे इतना बड़ी न्यूज़ बनी थी। तो कहते देखो बात ऐसी है कि हम इन चीज़ों से, गॉसिप से दूर ही रहते हैं। हमें बेटी ने ज़रूर बताया था कि एक बेचारी लड़की थी, उसको मार दिया गया। ये भी हमने नहीं पूछा कि किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ, क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं, खून खराबे से। लेकिन अब हमारे घर में जो हो रहा है, वो चीज़ें सारी आपके यहाँ तक खींच लाई। अब वो बात करते हैं कि देखो, जहाँ तक हमें सुनने को मिला है कि वो लड़के ने उसको, माधवी को, मतलब चाकू मार के मार दिया था। तो बाकी आप ऐसा कीजिए, उनके घर जाइए, ठीक कह रहे हैं आप, उनके घर जाके आप सारी कहानी कोशिश कीजिए कि क्या उनका वर्जन है माधवी के फैमिली वालों का। तो एड्रेस वगैरह तो उनको मिल चुका था। अब ये माधवी के घर वालों से मिलते हैं, अफसोस वगैरह जाहिर करते हैं कि ठीक है भाई, गलत हुआ, जो हुआ भी था सच में। फिर अब वो पूछते हैं कि भाई हमें बताओ तो सही क्या चीज़ है। तो उनके घर वाले कहते हैं कि जो ये लड़का था रमित, ये माधवी को पसंद करता था। लेकिन माधवी हमारी बड़ी पढ़ने वाली बच्ची थी, वो बड़ी होनहार थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ये जो जो भी प्यार करते हैं वो ऐसे ही गए गुजरे करते हैं, लेकिन उसका एक गोल था कि भाई मैंने तो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है अपने माता पिता, जैसे शिल्पा का भी था। तो ये जो रमित है, बेसिकली तो घर से ये ठीक था लड़का, लेकिन बस जैसे अब धीरे धीरे मतलब होता, बंदा प्यार में पागल हो जाता है। तो ये ना माधवी को करता रहता था कि भाई मुझसे, मेरे से फ्रेंडशिप कर ले। और माधवी कहती थी कि नहीं, मैं मतलब इन चक्करों में नहीं पढ़ूंगी, मेरा ध्यान पढ़ाई पर है। तो फिर पता नहीं क्या हुआ। कहता है कि हमें हमें नहीं पता कि माधवी मुझे कहती है कि मैं लेट आऊँगी, और उसी दिन जो ये लड़का है अमित, वो माधवी को
मार देता है चाकू मार के। हमें नहीं पता क्या हुआ। अगर वो लेट आने की बात कर रही थी तो शायद जहां पर वो मिले थे, किसी पार्क में मिले थे, शायद माधवी ने कहा होगा कि भाई तुझसे मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा नहीं है, तो कुछ भी बात रही होगी। अब माधवी तो इसमें रही नहीं, और जो राहुल है वो, और जो वो रमित है, वो तो बस जैसे उनका ये जो होते हैं 18 साल से कम का बाल सुधार गृह वगैरह में, वहाँ पर है, वो भी कुछ ज़्यादा कहता नहीं। उसको उसको सदमा लगा हुआ पछतावे में इतना है कि वो जो उसने किया शायद उसे नहीं करना चाहिए था। जो भी है, लेकिन हम अपनी बेटी को खो चुके हैं, रहती हुई बात है। अब ना ये वैसे ही पूछ देते हैं कि माफ़ कीजिए भाई साहब, मतलब शायद मैं गलती से आपके जख्मों को हरा करूँगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब कहते हैं बताइए क्या है। तो फिर ये पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जो ये माधवी को उस लड़के ने चाकू मारा था वो कहाँ पे मारा था। तो कहते हैं कि इस जगह। अब ये वही जगह थी जहाँ पर शिल्पा चिल्ला रही थी, माधवी नहीं नहीं, मुझे मेरे चाकू लगा, बहुत दर्द हुई। ऐसा कैसे हो सकता है। जब दोनों पति पत्नी ये बात सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि जैसे ये तो असंभव है। इस चीज को उसके माता पिता भी नोट कर लेते हैं माधवी के। वो पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, कुछ हमने गलत कह दिया। कहते नहीं नहीं। फिर वो सारी बात बताते हैं कि ऐसा 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 हुआ था। अब क्या होता है कि जब ये बात होती है तो कहीं ना कहीं इनके माधवी के माता पिता के दिमाग में भी ये बात आती है कि शायद हमारी बेटी को अभी मुक्ति नहीं मिली। तो ये चारों पेरेंट्स यानी कि चारों जने मिलके पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी को सारी बात बताते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा करो, एक बार माधवी की मुक्ति का जैसे भी तृप्ति जो होती है करनी है, हम कर देंगे सारा, और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अब सारी रस्मों माधवी का दोबारा से तो जो भी सारा किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो शिल्पा है उसकी हालत में सुधार आना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं। शायद अभी कुछ ऐसा होना बाकी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इन चीज़ों को लेकर और थोड़ा सा वीक हो जाता है तो फिर मौका तलाशते हैं कुछ ऐसे प्रेत। अब कुछ दिन शिल्पा ठीक रहती है, इनको लगता है कि शिल्पा को अब कॉलेज जाना चाहिए। शिल्पा भी खुद ठीक महसूस कर रही थी, लेकिन एक रात इनको आवाज आती है जैसे कोई खुरच रहा है किसी चीज को। जैसे ही ये जागते हैं, धीरे धीरे उस आवाज की ओर जाते हैं, देखते हैं कि शिल्पा जमीन पर किसी मतलब जैसे टाइल को खुरचे जा रही थी, उसके नाखूनों से खून बह रहा था जिसकी उसको परवाह लग नहीं रही थी। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है, अपने माँ बाप की तरफ जब उनको रोशनी पड़ती है, वो देखने में तो बिल्कुल ही प्रेत नहीं लग रही थी। ये तो एकदम से डर जाते हैं, लेकिन थी तो इनकी बच्ची ना। ये जल्दी से शिल्पा को पकड़ते हैं, रोते हैं। शिल्पा किसी के काबू में नहीं आ रही थी। आज की रात इन परिवार के लिए, इस परिवार के लिए क़यामत की रात थी। जो शायद कुछ दिनों से ये समझ बैठा था कि शायद कहीं ना कहीं माधवी की आत्मा अटैच हो चुकी है। उस जो समझ रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं माधवी की आत्मा अटैच हो चुकी है शिल्पा के साथ, लेकिन ये बहुत खूंखार था। अब दोबारा से पंडित जी के साथ कांटेक्ट किया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि भाई ये मेरी समझ से परे है, ये क्या चीज़ है। अब उसके बाद वो फिर किसी तांत्रिक का नंबर देते हैं कि भाई अब तांत्रिक से बात की जाए, लेकिन शायद अब बात हद से गुजर चुकी थी। जो भी शिल्पा पर था वो बहुत ज़्यादा खूंखार था। जो तांत्रिक जी आते हैं, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो शिल्पा को देखते ही कह देते हैं कि ये मेरे बस का काम नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं, चले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कितने ही पंडितों को, कितने ही मौलवियों को, कितने ही दूसरे लोगों को भी दिखाया, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का हल नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या तो ये आई कि अब शिल्पा का ये हालत हो चुकी थी कि जब शिल्पा किसी के सामने बैठती थी, या यूं कहें कि शिल्पा के सामने कोई बैठता था, तो वो उसका कच्चा चिट्ठा खोल देती थी। बैठते ही वो उसका पास्ट गिनाना शुरू कर देती थी। पास्ट के काले पन्ने, ऐसे राज जो इंसान शायद खुद ही जानता था, और जब वो बोलती थी तो इंसान शर्मसार हो जाता था। धीरे धीरे करके उसके आसपास लोग बैठना भी बंद हो चुके थे।
क्योंकि खुद को नंगा होते कौन देखेगा सबके सामने। अब शिल्पा से हर कोई डरता था सिवाय उसके माँ बाप के। शायद सच्चाई का पता, या कह सकते हैं असलियत का पता रिश्तेदारों की इनको तभी लगा था, जो कहते थे कि हम आपके साथ हैं। बुरे वक्त में सभी भाग रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। शिल्पा अब सारे दिन बेड पे बैठी रहती, हंसती रहती, कई बार रोती रहती, और फिर धीरे धीरे 24 घंटे उस पर नजर रखी जाने लग पड़ी। कभी माता, कभी पिता, कभी उसका भाई, बस उसकी तरफ ताकते रहते। अब ये जो वक्त है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था सबके लिए। शायद उनकी बेटी जा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर जिसी भी फॉर्म में थी, सामने जिंदी जागती तो थी ना, उसकी तो रखवाली करनी थी, लेकिन सब हार चुके थे। अब एक बार क्या होता है कि रात को सो रही होती है और सोते सोते वो ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किया तो फिर मुझे अभी साथ अपने ले जाओ, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस प्रेत से बचाओ। इनकी माँ सुन रही थी सारी बात, वो बार बार इसको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं, शिल्पा अपनी धुन में थी। वो कह रही बस मुझे इस प्रेस से बचा दो, ये यहाँ तो मुझे तुम ले जाओ, यहाँ तो इस प्रेस से बचा दो प्लीज। अब उसके बाद शिल्पा एक तरह की बेहोशी की हालत में चली जाती है। पहले तो उनके घर वालों को लगता है कि शायद ये मर तो नहीं गई, लेकिन जब सारा देखा जाता तो शिल्पा बेहोश ही थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है कि ठीक है, कोई ऐसी हॉस्पिटल लेकर जाने वाली बात नहीं, कमजोरी महसूस हो रही है तो ड्रिप वगैरह लगानी पड़ेगी। ड्रिप वगैरह लगाई जाती है। अगले दिन अब वो शिल्पा को होश आती है और शिल्पा की आंखों में आंसू थे और वो कहती है कि माँ, शायद गलती मेरी कहीं ना कहीं थी। अब डॉक्टर ने फिर जैसे एक बात और कही थी कि दिमाग पर किसी तरीके का कोई बोझ नहीं देना। ऐसा नहीं कि इनकी माँ पूछे कौन सी गलती बेटा, उनकी माँ की आंखों में भी आंसू थे। और शिल्पा जो गलती मान चुकी थी, ये नहीं पता था कि क्या गलती मान चुकी थी। उनकी माँ एक्सेप्ट कर चुकी थी कि जो भी होगा बाद में पूछेंगे, फिलहाल ठीक है। अब धीरे धीरे तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं, 8 या 10 साल हो चुके हैं। इस चीज में शिल्पा की हालत में अब सुधार आ रहा है और तकरीबन 1 महीने बाद अब शिल्पा बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ही ठीक थी। हालांकि 8-10 साल बर्बाद हो गए। अब शिल्पा से उसकी माँ पूछती है कि बेटा तो उससे एक बात कर सकती हूँ? तो वो कहती है हाँ माँ बताइए। कहती है कि वो गलती क्या थी, क्या कुछ था? वो कहती है कि माँ, मुझे रमित पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है मैं समझी नहीं। शिल्पा कहती है कि मेरा माधवी के साथ कोई भी लिंक नहीं था, वो दूसरे सेक्शन में थी और वो +1 में ही स्कूल में आई थी, हम तो चलो इसी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जो रमित था वो मेरा ठीक ठाक दोस्त था, मतलब अच्छा था, मतलब लड़का बहुत अच्छा था तब तक जब तक मुझे ये सब कुछ नहीं हुआ। अब जब मुझे पता लगता है कि रमित ऐसे माधवी को लाइक करता है, तो रमित ने मुझे कहा कि प्लीज़, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ रमित माधवी से। तो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज़ तू उससे दोस्ती करके मेरी बात कर, जो लड़के लड़कियां में चलता है। और कहती है मैं उसकी बात मान लेती हूँ, तो मैं धीरे धीरे माधवी से दोस्ती करना शुरू कर देती हूँ और हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। और फिर धीरे धीरे मैं रमित के बारे में जिक्र करना भी शुरू कर देती हूँ कि रमित बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसा है। तो मैं माधवी को इस बात के लिए मना लेती हूँ कि तू एटलीस्ट उससे फेस टू फेस बात कर। मैं ये नहीं कह रही तू एक रिलेशनशिप में आ, लेकिन हो सकता है कि तुम दोस्त बनो और उसके बाद तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाए, लेकिन तुम्हें एक बार मिलना चाहिए। लेकिन मुझे रमित के इरादों का पता नहीं था। माधवी मान जाती है रमित से बात करने को 1 to 1 कि हाँ भी क्या क्या किया जा सकता है। तो उस दिन मैंने माधवी को मना लिया कि जो गार्डन है वहां पर तुम पार्क में बैठोगे और आपस में जो भी बात कर लेना। लेकिन बाद में फिर मुझे खबर मिलती है कि रमित ने माधवी को मार दिया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने माधवी को मनाया रमित से बात करने के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माँ, मुझे नहीं पता था रमित ऐसा निकलेगा। माधवी बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। और एक बात, जब मुझे वो चाकू वाला हुआ, मुझे याद है, तब माधवी बड़े गुस्से में थी।
मैंने माधवी से तब माफ़ी दोबारा मांग ली थी। और जब आपने सारे परिवार ने माधवी की गति कराई थी तब माधवी जा रही थी, लेकिन एक प्रेत था जो मेरे पीछे था। वो अब मेरे पीछे पड़ चुका था। माधवी फिर कहीं नहीं। वो इतने बरसों से मेरी रक्षा कर रही थी, इतने बरसों से मेरी रक्षा कर रही थी। मुझे हालांकि ये लगता था कि शायद वो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन जो प्रेत है वो जितना भी मुझे परेशान करने की कोशिश करता, कहीं ना कहीं माधवी की आत्मा मुझे उससे बचा लेती। कुछ दिन पहले जब मैंने हार कर कहा कि प्लीज़ माधवी यहाँ तो मुझे साथ में ले जा, मेरी गलती नहीं थी, यहाँ इस प्रेत को प्लीज़ मुझसे छुड़वा दे, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। ये बात शायद मैं पहले ही कह देती, और उसके बाद ना मुझे कभी माधवी नजर आई और ना ही कहीं वो प्रेत। ये किस्सा था शिल्पा का, छोटी सी गलती अनजाने में की गई, बात कहां तक पहुंच गई। उम्मीद करता हूं ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अब जो अगला किस्सा है वो, जैसे इस किस्से में एक ऐसी आत्मा जिसको शायद एक नाराजगी थी, और उसकी जब नाराजगी दूर हुई तो उसने साथ भी दिया। लेकिन इस किस्से में कहते हैं ना कि कई बार कोई फरिश्ता बनकर आ जाता है। ऐसा ही हुआ रमन के साथ। रमन गांव में रहने वाला लड़का है, लेकिन उनका परिवार काफी संपन्न है, काफी उनकी जमीनें हैं, काफी धन संपत्ति है, लेकिन उसके साथ साथ ही फिर लोग जेलसी भी तो करते ही है ना। शायद इनका घर भी उसी जेलसी का शिकार हो गया। लेकिन कई बार परमात्मा पहले ही लिख देता है कि बुरा कोई लाख करे, बचाने वाला कोई ना कोई भेज देता है। अब रमन बेसिकली क्या है, वो एक बड़ा ही दयालु लड़का, 18 बरस के आसपास उसकी उम्र है। उसके माता पिता भी बड़े सपोर्टिव हैं, मतलब कोई वो क्रिएटिव काम अगर करता है तो उसको कभी रोकते नहीं है। रमन एक बार बाइक से आ रहा होता है और उसके गांव में ना एक नाला है, गंदा नाला कह सकते हैं उसको। उस गंदे नाले से ना रमन को कोई आवाज आती है, जैसे कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा चिल्ला रहा है। अब ये देखता है कि भाई कहाँ से आवाज आ रही है। जब देखता है तो बड़ा छोटा सा कुत्ते का बच्चा था और वो चिल्ला रहा था। उसकी हालत देखता, हालत उसकी काफ़ी ख़राब थी। कई जगह थे उसके, मतलब जैसे कहते हैं ना, बुरे जख्म हुए थे, जैसे बड़े कुत्तों ने उसको नोचा हो, पता नहीं कैसे बच गया। अब इसको देख के बहुत तरस आता है, ये उसको उठा के अपने घर ले आता है। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं कि भाई ये किसको उठा लाया, ऐसा करके घर आके उसकी सेवा करता है, वेटनरी डॉक्टर को बुलाता है, जो भी उसका इलाज हो पाता है करता है। धीरे धीरे फिर वो पालना शुरू कर देता है और उसका नाम टॉमी रख लेता है, वही जो कुछ सिलेक्टिव नेम्स होते हैं कुत्तों के। अब ना जब इन्होंने कुत्ता पाला उससे पहले ना कुछ ऐसी समस्याएं इनके घर में आ रही थी, जैसे अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट होते रहना, बिजली की तारों को बार बार आग लगना। इन्होंने सोचा कि भाई कोई होगी प्रॉब्लम, कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं है। फिर कुछ इनकी फसल अचानक से खराब होने लग पड़ी। इनके कुछ धार्मिक लोग थे, उन्होंने इनको क्या भी था, चेताया भी था कि भाई हमें लग रहा है कि तुम्हारे पर किसी ने कुछ किया है, लेकिन ये मानते नहीं थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं कुछ हो सकता, सब कुछ है। कई बार जिंदगी है, जिंदगी में भाई वो कमी पेशी या नहीं करना, वो ऊंच नीच होती रहती है, तो ये उसी का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब इन्होंने इस कुत्ते को पाला, धीरे धीरे कुत्ता ठीक हुआ। ये कुत्ता ना तकरीबन मतलब कभी न कभी किसी एक दिशा में भौंकता ही रहता था, काटने को दौड़ता था। अब कई बार माता पिता हंस के कह देते थे रमन को कि देखा है एक ही तो जिंदगी में अच्छा काम किया, मुझे लगता है ये कुत्ता भी पागल ही ले आया है, कभी यहाँ पर भौंकता है, कभी वहाँ पे भौंकता है। हालांकि वो कुत्ता बड़ा प्यारा था सबको, मतलब छोटा सा कुत्ता कितना ऊंची भौंक लेगा, उसके जितनी भौंकने की भी आवाज़ अच्छी सबको लगती थी, तो कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो देता नहीं था। लेकिन शायद जिन्होंने कुछ कराया था इनके घर पर, उनको तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि इनके घर में छोटे मोटे नुकसान तो हो रहे थे, लेकिन खुशियाँ उतनी ही थी, खुशियों में कोई कमी नहीं आ रही थी। इसलिए ये परेशान थे वो लोग, जिन लोगों को ये लग रहा था कि छोटी मोटी समस्याओं से ये हार मान जाएंगे। फिर उन्होंने बड़ी समस्याएं भेजनी शुरू की। अब
एक बार क्या होता है कि रमन सो रहा होता है और अचानक से उसको ना ऐसा लगता है कि उनके जो लास्ट दीवार है उसके पीछे कुछ इन्होंने क्यारियां वगैरह बिजी हुई थी, थोड़ा सा आंगन था उस दीवार पर ना कोई मार रहा है, कुछ चीज तेज तेज मार रहा है। ये उठते हैं माता पिता और ये भी उठते हैं कि बेटा ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो रमन कहता है कोई बात नहीं पिता, मैं पीछे जाकर देखता हूँ। तो रमन कहते हैं नहीं, उनके पिता कहते हैं नहीं नहीं बेटा, कोई चोर लुटेरा ना हो। कहता है कोई बात नहीं, आप भी साथ में चलो। अब जब ये दोनों साथ में जाते हैं देखते हैं कि पता नहीं परछाई जैसी कोई चीज थी जो बिल्कुल दीवार के साथ बार बार टक्कर मार रही थी, और जैसे इनकी तरफ देखती है, यानी ये इनकी तरफ देखते हैं, तो जो वो आंखों की चमकती हुई रोशनी बस इनको दिखती है परछाई में से, और अचानक से उड़ के गायब हो जाती है। और वो जो इनका टॉमी कुत्ता था वो पीछे से ऊंची ऊंची भौंकना शुरू कर देता है। इनके तो जिसे कहते हैं कि बस शरीर में से जान निकल जाती है कि भाई ये क्या देख लिया। ये जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं। अंदर आके भाई ये तो बस जैसे कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये हमने क्या देख लिया, ये क्या चीज है। और जो टॉमी था वो भौंके जा रहा था। अब फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको विश्वास होना शुरू होता है कि घर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन शायद अब कुछ देर हो चुकी थी, जिन्होंने भी इन पर वो जादू किया था उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब छोटी मोटी किसी अनुष्ठान से कोई फर्क ज़्यादा पड़ने नहीं वाला था। हाँ करते थे, छोटा मोटा अनुष्ठान होता, कुछ दिन फर्क पड़ता, लेकिन अब इनको घर में ऐसी प्रेत आत्माएं दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। कभी रात को ये सोते तो इनको पायलों की झनकार सुनाई देती, किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। ये एकदम से डर जाते। एक चीज़ कांस्टेंट होती थी, जब भी कुछ ऐसा होता था तो टॉमी जरूर भौंकता था, और वो किसी दिशा में, कभी ना कभी शाम के समय में भी दिशा में एक उधर उधर मुंह करके भौंकता ही रहता था। अब इनको ये लगता था कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, या फिर अब भाई कोई जानवर दिमागी तौर पर नहीं सही होगा तो उसका कैसे पता लग सकेगा। और तो और कई बार जैसे कोई चीज़ ये एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी क्या होता था कि ये कुछ चीज़ खाना खाने लग पड़ते थे ना, तो ये बड़ी तेज आकर उस खाने पर छलांग लगा देता था, जो इनमें से नेचुरली बात है किसी को भी अच्छा तो लगना नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब जानवर के साथ क्या ही कर लेंगे। फिर वही बस मतलब मुंह से गालियां निकालनी, उसको थोड़ा सा पीटने जैसी एक एक्शन लेना, उसने भाग जाना दूर। लेकिन किसी को समझ नहीं लगती थी कि ये ऐसी हरकतें करता क्यों था। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे इनको ऐसे ऐसे प्रेतों की जैसे मतलब कुछ चीज़ें सुनाई देना शुरू की, फिर इनको दिखाई भी देना शुरू हो चुकी थी। कई बार रमन छत पर होता, उसको अपने आंगन में कोई औरत घूमती हुई दिखाई देती, और जब वो उसकी तरफ शक्ल करती, उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी इसकी तो चीख निकल जाती। अब धीरे धीरे स्थिति हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। उधर टॉमी भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, उसकी हरकतें भी बढ़ती जा रही थी कि भाई ये भौंकता रहता है। कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी अब खींचने लगे थे कि यार इसको छोड़ ही दो, लेकिन रमन नहीं छोड़ने को तैयार था। शायद टॉमी भी किसी खास मकसद के लिए तैयार हो रहा था, और रमन का भी दिल नहीं करता था उसको छोड़ने का, वो भी कोई शायद खास मकसद ही था। अब इनके घर में नुकसान कुछ बड़े होने शुरू हो गए, कुछ मेडिकल समस्या भी आनी शुरू हो गई, और इनको क्या कुल मिला के कुल मतलब दिक्कत होनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर आती है वो रात जिस दिन कीमत चुकाई जाती है वफादारी की, कीमत चुकाई जाती है जान बचाने की। रमन छत पे सो रहा था। अचानक से रमन को ऐसे महसूस होता है कि कोई उसको हवा में उठाया है और पटका है जमीन पर, नीचे छत पे। जैसे रमन उठता है, होश संभालता है, उसको अपने आसपास एक काली परछाई नजर आ रही थी, और वही चमकती आंखें, शायद इस परछाई को उसने कुछ समय पहले अपने पिता के साथ देखा था। रमन को तो बस अपनी मौत नजर आ चुकी थी। उसको लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, वो इतना डर चुका था। लेकिन फिर आवाज आती है भौंकने की, एक कुत्ते के भौंकने की, और वो कुत्ता टॉमी। जैसे ही कुत्ते की भौंकने आती है आवाज, जैसे वो परछाई इनकी तरफ देख के हंस रही थी, वो परेशानी में आ जाती है, और वो अचानक से जो छत की है वो दीवार फांदने लगती है, और कुत्ता जो है वो पीछे से ऐसे पकड़ रहा था उसको, हालांकि वो परछाई थी। लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इनके देखते देखते टॉमी हवा में उछलता है, जब जैसे इनको पटका गया था ये जमीन पर पटका जाता है,
और वो परछाई छूमंतर हो जाती है। ये जल्दी से टॉमी के पास जाते हैं, जो टॉमी कुछ समय पहले ऊंची ऊंची भौंक रहा था। शायद उसके भौंकने की आवाज सुनकर इनके माता पिता भी ऊपर आ जाते हैं। अब वो शांत हो चुका था, उसकी आंखें खुली हुई थी, जीभ उसकी बाहर निकली हुई थी। ये बार बार उसको हिला रहे थे, टॉमी टॉमी क्या हुआ, अरे उठ भाई उठ, क्या हुआ? लेकिन टॉमी नहीं उठ रहा था। इसके पिता पूछते हैं क्या हुआ, बता दो सही मुझे क्या हुआ। ये सारा माजरा बताते हैं कि टॉमी ने बचा लिया, नहीं तो मैं तो आज गया था, पता नहीं परछाई कहाँ पर भाग गई, इसने पीछा किया और वो परछाई ने भी उसको ऐसे ही पटका जैसे मुझे पटका था। मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन टॉमी देखो क्या हो गया। टोनी के श्वास निकल चुके थे। हालांकि तसल्ली के लिए वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसने भी कह दिया कि टोनी मर चुका। अब सारे परिवार का रो रो के बुरा हाल था। टोमी के साथ लगाव तो था, लेकिन जैसे वो जान बचाते हुए मरा रमन की। फिर जब असली सच्चाई का पता लगा तो ये था कि जो भी वो परछाई थी उसकी एक कमजोरी थी, वो भैरों की सवारी से डरती थी। और भैरों की सवारी कुत्ता होती है। जैसे उससे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी, वो भागने को तैयार हुआ। टॉमी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते वो टॉमी पर वार कर गया और टॉमी बेचारा मर गया। इससे पहले भी वो परछाई ने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन जब टॉमी को देखती थी वो परछाई तो वो भाग जाती थी। आज जब आप छत पर सो रहे थे, शायद उसको मौका मिला, लेकिन जाते जाते टॉमी अपना काम कर गया। एक ऐसा लावारिस कुत्ता जिसको शायद रमन ना देखता या उस समय वहां से ना गुजरता तो वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता। देखिए परमात्मा ने कैसी खेल रची। उसको लेकर आया गया। कहाँ लेकर आया गया? घर में लेकर आया गया। ठीक हुआ। फिर वो जब भौंकता था उसका पता लगा कि वो परछाई आसपास होती थी और वो टॉमी की भौंकने की आवाज सुनकर, उसको भौंकते हुए देखकर वो भाग जाती थी। और आखिर में टॉमी अपनी जान पर खेलकर अपने मालिक को बचा गया, जिसने उसको बचाया था। एक वो है फिलोसोफर है, मुझे उनका नाम नहीं याद, और उनका बड़ा अच्छा एक वो कोट था कि जितना जितना मैं इंसानों के बारे में जानता जा रहा हूँ, उतना उतना मुझे कुत्तों से प्यार होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही थी उन्होंने। एक बार आप कुत्ते को रोटी खिला देंगे तो वो ताउम्र आपका वफादार रहेगा। इंसान को 1000 बार भी आप मदद कर देंगे, कई लोग ऐसे होते हैं पीठ में छुरा कॉपी देते हैं। शायद जिन्होंने इनके ऊपर काला जादू किया वो भी इनकी रिश्तेदारी तो होंगे, नहीं तो बेगाना कौन करता है, बाहर का आदमी कौन करता है। यहाँ बिजनेस राइवल्स होंगे तो इंसान ही ना, कुत्तों से कई बदतर। तो आप में से किसके घर में कुत्ता है, किसने कुत्ता पाला है, जरूर बताइएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि छोटी छोटी मतलब 5-10 लाइनों में कि कभी उस कुत्ते ने आपकी मदद की हो, किसी चोर से, किसी जानवर, दूसरे जानवर से, किसी ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई हो, आप इसके बारे में बता सकते हैं। छोटी सी इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कमेंट्स में आप जरूर भर भर के लिखेंगे कि आपका भी कुत्ता था, उसका नाम ये है, था या है, जो भी है, और उसने उसकी ये है हरकतें, वो करता है और ऐसे करता है। जरूरी नहीं कुत्ता, बिल्ली भी होती है, लेकिन बिल्लियाँ वफादार पता नहीं होती कि नहीं होती, क्यूट होती हैं, बस पालने के शौकीन लोग उसको पालते तो जरूर है। कहने का मतलब है कि इसकी वजह से पालते कि बड़ी क्यूट होती हैं, अदरवाइज वो सेफ्टी में कितने काम आती हैं मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुत्ते खास तौर पर अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं। तो एक पर्सनल मेरा भी है कि मैंने भी बिच यानी कि फीमेल डॉग पाला था, और जब उसकी मौत हुई, आज से यह बात 2012 की, 2012 की, 31 अगस्त 2012 की, और आज इस बात को 13 साल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत शौक था पेट का, लेकिन फिर उसके बाद मैंने पाला नहीं। उसका कारण ये है कि भाई वो मेरे लिए चीज़ नहीं थी कि भाई कुत्ता मर गया दूसरा ले आओ। क्या कभी माँ मर जाए नई माँ आती है, पिता मर जाए नया पिता आता है, भाई मर जाए नया भाई आता है, लेकिन उसकी यानी रिप्लेसमेंट। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था, वो चीज़ नहीं थी, वो मेरा मेंबर ही था। तो गए बस गए,
अब उसकी कोई जगह नहीं ले सकता। वो मेरे लिए हमेशा मेरे दिल में उसकी जगह है, वो कोई जगह नहीं ले सकता। कोई चीज़ नहीं थी कि फ़ोन ख़राब हो गया तो नया ले आए, इसलिए उसके बाद फिर मैंने पाला ही नहीं। उसको पाला नहीं था, अपना ही था। हाँ, कुछ इग्नोरेंस तो थी मेरी जिसकी वजह से वो बेचारी, उम्र भी हो गई थी उसकी, ऐसी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा हमने घर शिफ्ट किया था तो हमारी जो हमारा फ्लोर था उसमें थोड़ी जगह नहीं बन पा रही थी, तो मैंने उसको छत पे बांधा था। छत पे भी हालांकि कमरा था, लेकिन तब मेरी नई नई जॉब लगी थी तो व्यस्तता के कारण मैं उसके खाने पीने पर मतलब ध्यान, ये नहीं कि खाना पीना दिया नहीं, ये ध्यान नहीं दे पाया अच्छे तरीके से कि वो खाना पीना छोड़ चुकी है। और जब कुत्ता खाना पीना छोड़ देता है तो मरना तो उसने था ही, मतलब उसकी आगे थी, यानी 10-11 साल उसकी उम्र हो गई थी, इतनी उम्र होती है वो, उस ब्रीड की उम्र इतनी होती है। और जब कुत्ता खाना पीना छोड़ देता है तो समझो कि वो बस थोड़ा समय का ही मेहमान होता है। दवाइयों वगैरह से उसको कुछ समय ज़्यादा बचाया जा सकता है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया। उस चीज़ का भी मुझे मलाल है। और उसके बाद फिर मैंने पाला नहीं। आप में से कईयों ने अगर पाला होगा या आपके अब नहीं रहे होंगे तो बताइए, आपने भी आगे पाला है या फिर बस वहीं पे कहानी खत्म होगी। मेरी कहानी भाई वहीं पे खत्म होगी। मैं ज़िंदगी में कभी भी कोई पालूंगा नहीं। मैं वो नहीं कर सकता टॉलरेट, मतलब मुझसे ना वो दुख नहीं बर्दाश्त होता भाई अपने। ऐसा नहीं कि जानवर है, नहीं नहीं, मुझसे दुख नहीं बर्दाश्त होता। खैर, अब इसके बारे में क्या ज़्यादा बात करनी। मैं थोड़े से कमेंट्स को रीड कर लेता हूँ। अपने 1-2 व्यूअर्स हैं जो थोड़े से नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी को थोड़ा सा दूर करते हैं, ज़्यादा नहीं है। भाई क्यों डरा रहे हो? अभी एक रिसेंटली नया कमेंट आया है, ये है अभिषेक। ये कह रहे हैं हेलो सुनील भाई, ये है एपिसोड नंबर 270 का। हेलो सुनील भाई, एक बात पूछनी थी। जब आप ये पॉडकास्ट शूट कर रहे थे तब आपके रूम में अकेले थे तो कोई लेडी भी आपके साथ थी? बिकॉज मैं इसको ईयरफोन लगा के सुन रहा हूँ, मुझे घुंघरू की आवाज़ आ रही है 2 मिनट से लेकर 2:40 के बीच। डराओ मत भाई, ये जितना भी बिल्डिंग है ना, मतलब बिल्डिंग नहीं, घर है, 4 फ्लोर का घर है, इसमें अभी मैं अकेला हूँ। जब भी शूट करता हूँ अकेला करता हूँ। अभी रात के 9-10 बजे का टाइम है, तो मत डराओ यार। मैं हालांकि हेडफोन लगा के सुनूंगा। कोई ऐसी मेटल तो है नहीं है जिससे घुंघरू की आवाज़ जैसी आवाज़ हो, लेकिन जरूरी भी नहीं है। कई बार चूहे वगैरह होते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं, मैं कई बार बात करते करते तो देखने पड़ता हूँ। तो मेरी वो आदत नहीं है कि मैं जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ों का बताऊं कि ऐसा मेरा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कई बार कोई चीज़ हवा से गिर जाती है, एसी का कदम फ्लो बजता है, कोई चीज़ पड़ी हो, लेकिन मैं सुनने की कोशिश करूंगा और आपको अकॉर्डिंगली उसका जवाब दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए भाई मैं अकेला ही हूँ। और अनीत जी ने दोबारा कहा है कि भाई मेरा नाम चाहे मत लो, मेरा तो नाम स्टोरी में ले दो जहां आप किसी का नाम ना ले पाओ। फॉर एग्जांपल किसी का नाम दिनेश है, आप उसकी पहचान की जगह मेरा नाम ले दो, अनीत बोल दो। अनीत भाई मैंने पहले भी एक बार आपका नाम बोला, चलो अगली बार आपका नाम बोल देंगे, याद रखूंगा। अभी 2-3 एपिसोड हो चुके होंगे रिकॉर्ड, तो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। देन उसके बाद और भी जो है, हाँ, ये मीट के गेमर्स हैं। हालांकि मैंने आपका नाम ले लिया था, आप हरे कृष्णा जी कहती हैं, लेकिन आपने कहा सुनील भाई लाइक और हाइप तो मैं भी करती हूँ और कमेंट्स भी, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते भाई? तो मैंने आपका नाम ले लिया बहना, तो उम्मीद है कि आप नाराज़ नहीं होंगी। देन इसके अलावा शायद और कोई कमेंट बचा नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन हाँ, मुझे तवज्जो रहेगी कि आप जरूर वो पेट्स के बारे में जरूर बोलना कि आपका कौन कौन सा पेट है, और कुछ ऐसे किस्से उसके छोटे छोटे 3-4 लाइनों में कि वो ऐसा किया मुझे ऐसा फील हुआ उसको लेकर। तो उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। काफ़ी काम किया जा रहा है पॉडकास्ट को लेकर। काफ़ी पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं जब उत्तराखंड का टूर था, और भी आने वाले समय में भी पॉडकास्ट को अपलोड किया जाएगा। नए से नए चेहरे लाने की कोशिश की जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अब ये जो मंथ है ये सारा त्योहारों का मंथ ही है। अप टू दिवाली या दिवाली के बाद भी त्यौहार चलते रहेंगे, तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अच्छे से त्योहारों को मनाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं भी खुश रहूँगा, यानी कि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से, व्यूज़ से मुझे खुशी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी और बढ़िया करने का। क्योंकि अभी 23 अक्टूबर को 10 महीने हो जाएंगे
एक सिलसिला शुरू किए हुए जो मैंने 23 दिसंबर को शुरू किया था कि डेली एपिसोड और पॉडकास्ट, यानी कि कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। परमात्मा की कृपा है, आप सबका प्यार है कि अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। और 23 दिसंबर को हम इसके बारे में बात करेंगे, जिस दिन मेरा बर्थडे होगा 23 दिसंबर को, कि क्या हमने गेन किया, कितना गेन किया, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, उसके बरक्स हमने ज़्यादा गेन किया या कम गेन किया, और अगले साल के लिए मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या नया मैं करने की सोच रहा हूँ। कुछ मैंने बता तो दिया अपने पिछले एपिसोड में, लेकिन और उसमें से कई चीज़ें शुरू हो भी चुकी होंगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 2.5 महीने तो हैं ही, 3 महीने ही हैं मोटे मोटे, 2.5 महीने मान के चलिए, 2.5 महीने हैं, तो 2.5 महीने में कुछ चीज़ें शुरू हो भी जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, धीरे धीरे ना, जैसे आप सब हॉरर स्टोरी टेलिंग तो सुनते हैं, आप बेसिकली सब स्टोरी सुनने आते हैं, जो क्राइम्स की भी हो सकती हैं या फिर कुछ थ्रिलिंग स्टोरीज भी हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर पैकेज दिया जाए, जिसमें क्राइम की एक ही चैनल नहीं हो सकता, चैनल दूसरा ओपन हो जाए, जिसमें क्राइम की स्टोरीज भी हो, अनसुलझे रहस्य, ये नहीं कि आज कोई क्राइम, मतलब ट्रेंडिंग में भी कहा जा सकता है, लेकिन वो सभी करते हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे क्राइम से जो अनसुलझे हैं, उसमें मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा व्यू क्या है, इस तरीके के कुछ कंटेंट को मैं लाने की भी सोच रहा हूँ। लेकिन बस चीज़ें ना ऑर्गेनाइज नहीं हो रही। धीरे धीरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, कुछ ऐसी पर्सनल इश्यूज हैं जिनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर लेट से वो 2-3 महीनों में हो जाते हैं सॉर्ट आउट, तो शायद एक बढ़िया तरीके से चैनल को प्रॉपर ब्रांड के तौर पे मैं पेश करूं, यानी कि प्रॉपर एक टीम बना के, ताकि जो मैं खुद काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर किसी और को वो हैंड ओवर करूं तो मेरा बहुत टाइम बच जाए। ये चीज़ें सोच के मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता हूं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको मैं अनअवॉइडेबल इश्यूज़ हैं, और उनको मैं अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अच्छे तरीके से आपको एक फुल फ्लैश पूरा एंटरटेनमेंट का एक पैकेज बना के दूँ, जहाँ पर आप जो भी जिस तरीके भी कहानी सुनना चाहते हैं, हॉरर का तो चल ही रहा है सिलसिला, लेकिन साथ के साथ ही क्राइम का हो गया, या फिर कुछ ऐसे थ्रिल या मिस्ट्री टेल्स होगी, धीरे धीरे हम इस पर भी शुरू करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जैसा चल रहा है उसी में मुझे खुशी है। और आप भी थोड़ा सा अपना व्यूज़ दीजिए कि सिर्फ आप हॉरर स्टोरी सुनते हैं या फिर और भी कहानियाँ सुनने के शौकीन, अगर हैं तो देखते हैं, इस पर भी काम करते हैं। खैर, अब वक्त तो चला है आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम लगाने का। उम्मीद करता हूँ कि आज के किस्से भी मोर और लेस ज़्यादा हॉरिफिक तो नहीं थे, लेकिन समहाउ काफ़ी इनके थीम जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। थोड़ा सा डिफरेंस भी लेकर आना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने दोनों किस्सों को चूज़ किया था, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।